दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र से आयोजित किए जाने वाले परीक्षाओं के लिए 55 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये प्रश्न आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसी राज्य में संवैधानिक आपातकाल की घोषणा किस स्थिति में करते हैं? तो उत्तर है कि जब वह संतुष्ट हो जाएं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन चलाने में सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संवैधानिक आपातकाल की घोषणा करते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो आप जानते हैं लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया है? तो उत्तर है 2001 की जनगणना को। निर्वाचन क्षेत्रों का वर्तमान परिसीमन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होता है? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपने यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था है और इसमें ये प्रश्न बनता है कि यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होता है? तो उत्तर है संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगर लोकसभा में किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो प्रधानमंत्री और पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है अनुच्छेद 75(3) के तहत, आर्टिकल 75 सब सेक्शन 3 के तहत। दोस्तों, विपक्ष का कोई भी सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पेश करता है, प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होती है, चर्चा के बाद मतदान होता है और अगर बहुमत विपक्ष के पक्ष में होता है तो प्रस्ताव पारित हो जाता है। और अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो प्रधानमंत्री को या तो इस्तीफा देना होगा या गवर्नर जनरल से संसद भंग करने और आम चुनाव कराने का अनुरोध करना होगा। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री या संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है। अविश्वास प्रस्ताव में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखिए। इसे केवल लोकसभा में जो है योजित किया जाएगा और प्रस्ताव पेश होने पर कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है और इसे लोकसभा में पारित करने के कारण बताने की ज़रूरत नहीं होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो ये तिथि आप याद कर लीजिए, 26 नवंबर 1949। ये संविधान की प्रस्तावना में भी वर्णित है। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मुख्य अंतर क्या है? आप जानते हैं संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों की व्यवस्था है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। इनमें मूल अंतर ये है कि मूल अधिकार वाद योग्य हैं जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं हैं। यानी किसी व्यक्ति के मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों का हनन होने पर वो न्यायालय की शरण ले सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में ऐसा प्रावधान नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रथम वित्त आयोग या फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कब और किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? तो प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में बनाया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं कि संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR, जिसको कहा जाता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा दिया गया। तो ये था 69वां संविधान संशोधन और 69वां संविधान संशोधन 1991 यानी 1991। 69वां संविधान संशोधन के जरिए दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया और उसे विशेष दर्जा दिया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इसमें 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय लोकसभा का प्रावधान किया गया
और दिल्ली की विशिष्ट ज़रूरतों को संतुलित करने और कुशल प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ये संशोधन लाया गया और दिल्ली को लोकतांत्रिक शासन मिला और ये सुनिश्चित किया गया कि राष्ट्रीय राजधानी के रूप में दिल्ली की स्थिति से कोई समझौता न हो। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा गया है? तो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, किस भारतीय ने गोलमेज सम्मेलन की तीनों बैठकों में भाग लिया था? तो ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था और ये सम्मेलन 1930 से 1932 के बीच आयोजित किए गए थे। पहले गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन की मांग की। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने अनुसूचित जातियों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की। तीसरा और आखिरी गोलमेज सम्मेलन नवंबर-दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित किया गया और इसमें सिर्फ 46 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन में ब्रिटेन की लेबर पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और किस अन्य व्यक्ति ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो ये थे TB सप्रू। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और TB सप्रू, इन दोनों व्यक्तित्व ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो उत्तर है USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मूल अधिकारों की अवधारणा को ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के चुनाव के लिए उम्मीदवार की अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? तो लोकसभा के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए ये न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो याद रखिएगा, धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये केवल लोकसभा में। भारत में अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा यानी संसद के निचले सदन में पेश किया जाता है और कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों द्वारा इसका समर्थन किया जाना चाहिए और उसके बाद अध्यक्ष इसकी अनुमति दे सकते हैं और सदन में इस स्थिति पर विचार करने के लिए प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 1 दिन या दिन का हिस्सा आवंटित किया जाता है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो ये था 44वां संविधान संशोधन 1978। दोस्तों, भारत में जो हमारा संविधान बना था उसमें 7 मूल अधिकार थे, जिसमें संपत्ति के मूल अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाकर इसे अनुच्छेद 300, यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ, अनुच्छेद 300 क के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया है। और इस संशोधन को मोरारजी देसाई सरकार ने भूमि सुधार नीतियों के तहत पेश किया था और अनुच्छेद 300A के तहत किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा और ये अधिकार किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध है, सिर्फ भारतीय नागरिकों को नहीं। और यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति अवैध रूप से छीन ली जाती है तो वो सामान्य कानूनी प्रक्रियाओं के तहत न्यायालय जा सकता है। तो याद रखिएगा, 1978 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और संविधान के भाग 12 के तहत अनुच्छेद 300 को शामिल किया गया और इसके तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया। अगला प्रश्न है, संघ क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा संघ क्षेत्रों का प्रशासन होता है। संसद के कौन से अंग हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये संसद में शामिल हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो याद रखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचित कौन करता है? तो राज्य विधानसभा, जो प्रत्येक राज्य के लिए विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचित करते हैं और इस राज्य शब्द में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी भी शामिल है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 सबसेक्शन 4 80(4) में
ये उपबंध है कि एकल संक्रमणी मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचित किया जाएगा। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को नामित करते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर को देता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस भारतीय संशोधन द्वारा भारत के संविधान में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो सही उत्तर है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्मात्री ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और इस कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस समिति का उद्देश्य नए संविधान का मसौदा तैयार करना था और ये समिति संविधान सभा की 8 सबसे अहम समितियों में से एक थी। इसके सदस्यों में एन गोपालास्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, टी.टी. कृष्णमाचारी थे और प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को अपना पहला मसौदा प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न है, किसी मृत्युदंड पाए गए अपराधी को क्षमादान की शक्ति किसे प्राप्त है? तो केवल और केवल राष्ट्रपति को, और ये है भारतीय संविधान का आर्टिकल 72। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराधी की सज़ा माफ़ करने, कम करने, निलंबित करने की शक्ति है और इसे क्षमादान की शक्ति कहते हैं और ये शक्ति राष्ट्रपति की असाधारण न्यायिक शक्तियों में से एक है और राष्ट्रपति अपील न्यायालय में बैठे बिना भी इस शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल द्वारा दोषी ठहराए गए व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो सही उत्तर अनुच्छेद 356। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये आपको याद रखना चाहिए। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और संविधान सभा भारत के संविधान निर्माण के लिए निर्मित की गई एक कमेटी थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा अंतरकालीन संसद के रूप में कब से कार्य करने लगी थी? तो 26 जनवरी 1950 से संविधान सभा जो है अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी, जिस दिन से संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका उत्तर है कि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी और इसीलिए मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा का बहिष्कार किया था। अगला प्रश्न है, संविधान के भाग 4 में वर्णित नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। अगला है, भारत के संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो 6 मूल अधिकार हैं, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये अधिकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित हैं और ये अधिकार प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कुछ बुनियादी आज़ादी और अधिकार देते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप कैसा है? तो इसका स्वरूप गणतंत्रीय, संघीय और संसदीय है, यानी भारतीय संविधान में विभिन्न देशों के संविधानों की अलग अलग विशेषताओं को अपनाया गया है। इस रूप में ये एक यूनिक संविधान बन जाता है। अगला प्रश्न है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो सही उत्तर 7वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, संविधान की सूचियों में शिक्षा किस सूची में शामिल है? तो याद रखिएगा, शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची में शामिल है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के प्रधान को प्रारंभ में सदरे रियासत कहा जाता था? तो जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर के प्रधान को प्रारंभ में सदरे रियासत कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में
जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था वो समाप्त कर दिया गया है और वहाँ पर अब भारत के अन्य राज्यों की तरह ही वहाँ पर सामान्य प्रशासन चलता है। हालांकि जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में गठित किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्यों के क्षेत्र और सीमाओं में परिवर्तन का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो सही उत्तर संसद को, और ये अधिकार उसे अनुच्छेद 3 के तहत प्राप्त है। भारत में राज्यों के क्षेत्र और सीमाओं में बदलाव करने का अधिकार संसद को है। ये अधिकार संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत आता है और इस अनुच्छेद में नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के नाम, सीमाओं या क्षेत्रों में बदलाव करने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को किस संशोधन के द्वारा सख्त किया गया है ताकि इस व्यवस्था का दुरुपयोग न हो? तो ये है 44वां संविधान संशोधन 1978। याद रखिएगा, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के जरिए आपातकालीन प्रावधानों को और भी सख्त किया गया। ये संशोधन जून 1975 के आपातकाल के बाद आया था और इसमें क्या था कि राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा के लिए मंत्रिमंडल से लिखित अनुशंसा लेनी होना आवश्यक किया गया और आंतरिक आपात की स्थिति में सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल किया गया। पहले इसमें आंतरिक अशांति था, उसके जगह पे सशस्त्र विद्रोह शामिल किया गया और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के जरिए राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन को देश के किसी खास हिस्से तक सीमित करने का अधिकार मिला था और आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति कार्यपालिका का पूरा काम अपने हाथ में ले सकता है और आपातकाल की स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर राज्य का शासन चलाता है। आपात की स्थिति में विधानसभा को भंग किया जा सकता है या निलंबित अवस्था में रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 352 में क्या है? तो सही उत्तर आपातकालीन घोषणा से संबंधित व्यवस्थाएं जो हैं ये अनुच्छेद 352 में हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं और राष्ट्रीय आपात की स्थिति में राष्ट्रपति संविधान के कुछ प्रावधानों को रद्द कर सकते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जो शर्तें हैं उसमें ये हैं कि राष्ट्रपति को ये लगना चाहिए कि भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा को युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को ऐसा कौन सा विशेष अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को नहीं है? तो सही उत्तर है राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना। इस पर जो कानून है वो राज्यसभा बनाती है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG को किस समिति के मित्र, संरक्षक और दार्शनिक के रूप में वर्णित किया जाता है? तो लोक लेखा समिति के। याद रखिएगा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति के मित्र, संरक्षक और दार्शनिक के रूप में वर्णित किया जाता है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? तो सही उत्तर है 2/3 बहुमत से राज्यसभा। आप जान लीजिए कि राज्यसभा कम से कम 2/3 से अधिक बहुमत से समर्थित प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीय हित में एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को सर्वप्रथम 1977 में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता दी गई और कैबिनेट मंत्री के रूप में वेतन और अन्य सुविधाएं दी गई? तो सही उत्तर है YV चव्हाण को। और सदन में विपक्ष के नेता के रूप में पहचाने जाने के लिए विपक्षी दल के नेता द्वारा सदन के सदस्यों की कुल संख्या के कितने 1/10 भाग की आवश्यकता होती है और विपक्ष का नेता संसद में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता होता है और वैकल्पिक प्रधानमंत्री या छाया प्रधानमंत्री उसके लिए उपयोग किया जाता है और ये किसी राष्ट्र की लोकतांत्रिक भावना को प्रदर्शित और मजबूत करने वाला पद है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज किस सूची का विषय है? जो पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को पंचायतों को गठित करने का निर्देश देता है? तो नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 में ये वर्णन है कि राज्य जो है ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और उनके विकास के लिए प्रयास करेगा। अगला प्रश्न है, एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श संविधान में कहाँ वर्णित हैं?
एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श जो हैं वो संविधान में कहाँ वर्णित हैं? तो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित हैं। अगला प्रश्न है नीति आयोग, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ये किस प्रकार की संस्था है? तो ये एक परामर्शदायी संस्था है। नीति आयोग भारत सरकार का एक गैर संवैधानिक थिंक टैंक है। ये देश के विकास के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाता है। नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई थी और ये योजना आयोग के स्थान पर गठित किया गया और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग केंद्र और राज्यों को नीतिगत और तकनीकी सहयोग देता है और ये सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है किस वर्ष के संविधान संशोधन में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया? तो सही उत्तर है मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान संशोधन, भारत के संविधान में संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया और इसके बाद 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और इस संविधान संशोधन में आप जान लीजिए कि जो 42वां संविधान संशोधन था उससे 10 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया। अगला प्रश्न है लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो आप जान लीजिए कि लोक लेखा समिति में 22 सदस्य हैं। इसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदाता होते हैं? तो याद रखिएगा संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो ये है आर्टिकल 85। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 सब सेक्शन 2 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं और ये शक्ति राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह पर प्रयोग करनी होती है। तो याद रखिएगा लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन मंत्रिमंडल चाहे तो लोकसभा को पहले ही भंग किया जा सकता है और इसमें अनुच्छेद 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन से जुड़ा हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विधानसभा के सत्रावसान की अवधि में राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो विधानसभा सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अवधि होती है। अगला प्रश्न है कि सरकारिया आयोग की स्थापना किसके संबंध में विचार करने के लिए हुई थी? तो केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में विचार करने के लिए 1983 में सरकारिया आयोग की स्थापना की गई थी। दोस्तों भारत में जो है भारत सरकार द्वारा भारतीय संघीय प्रणाली के कामकाज की जांच और समीक्षा करने तथा केंद्र राज्य संबंधों में सुधार का सुझाव देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में जो है सरकारिया आयोग की स्थापना हुई थी और इस समिति ने 1988 में अपनी रिपोर्ट दी थी। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्य चुनने के लिए विधानसभा में किस प्रकार का मतदान होता है? तो ये खुला मतदान होता है। अगला प्रश्न है किस सदन का अध्यक्ष या सभापति उसका सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का, क्योंकि राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को 9वीं अनुसूची में रख दिया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? तो याद रखिएगा वह न्यायालय में वाद योग्य नहीं रह जाएगा। अगला प्रश्न है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था संविधान के किस भाग में की गई है? तो ये प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की गई है। एक और प्रश्न है संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव को जो है किसने प्रस्तुत किया था? तो उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा क्या था?
1215 में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज ने इसको जारी किया था। और आप जान लीजिए मैग्ना कार्टा अधिकारों से संबंधित घोषणा पत्र होता है। भारतीय संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों के मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है और ये अधिकार नागरिकों की सुरक्षा और स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीयों के सत्ता हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें किया गया था? तो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942 में भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण का उल्लेख किया गया था। अगला प्रश्न है, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? तो न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में भारत सरकार ने 22 दिसंबर 1953 को पहला राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया था। इस आयोग का उद्देश्य राज्यों की सीमाओं को भाषा के आधार पर पुनर्गठित करना था और 30 दिसंबर 1955 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और इसके जो सदस्य थे आप जानते भी होंगे, न्यायाधीश फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर, ये जो है राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्यों में शामिल थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारतीय शासन अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक कानून था और इस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की नींव रखी। ये अधिनियम भारतीयों और अंग्रेजों के बीच आज़ादी के लिए बातचीत का आधार बना था और ये अधिनियम उस समय ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया जाने वाला सबसे बड़ा यानी लंबा अधिनियम था। इसमें एक अखिल भारतीय संघ और प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना का प्रावधान था और इस अधिनियम ने केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया था। दलित वर्ग, महिलाओं और मजदूरों के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र दिए थे और इस अधिनियम ने संघीय ढांचे की स्थापना की जिसने बाद में भारत के संविधान को प्रभावित किया था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान से आयोजित परीक्षाओं के लिए 55 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। ये प्रश्न आपकी तैयारी और रिवीजन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार। पहला प्रश्न है, यदि संसद के किसी सदन का सदस्य न होने पर किसी को मंत्री बना दिया जाता है तो कितने समय के अंदर उसे संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा? तो सही उत्तर है 6 माह के भीतर। याद रखिएगा कि यदि किसी व्यक्ति को संसद का सदस्य न होने पर मंत्री बना दिया जाता है तो उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के सदस्य की पदावधि कितनी होती है आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर है 6 साल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। यहाँ पर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है या 65 वर्ष की उम्र तक होता है जो भी पहले हो और ये पद संविधान के अनुच्छेद 316 के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का स्वतः प्रभाव क्या होता है? तो आप जान लीजिए, राष्ट्रीय आपात की स्थिति में भारतीय संविधान की संघीय प्रकृति नष्ट हो जाती है यानी यह एकात्मक हो जाता है और आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है। तो मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब कर सकते हैं? तो उत्तर है राष्ट्रपति मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट के लिखित निर्णय पर ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है? तो हमने अभी बताया है कि संविधान की संघीय प्रकृति नष्ट हो जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भारतीय संविधान की संघीय प्रकृति नष्ट हो जाती है और ये एकात्मक हो जाता है यानी आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार की शक्तियां बढ़ जाती हैं और जो राज्य होते हैं यानी इकाइयां वो केंद्र के अधीन आ जाते हैं
आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति को संसद की मंजूरी लेकर राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने का अधिकार होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार कौन है? तो सही उत्तर है भारत की जनता यानी पीपुल ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? तो ये था 42वां संविधान संशोधन 1976। याद रखिएगा 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और वर्ष 2002 में एक नया संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके द्वारा संविधान में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख आप जानते हैं भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51A में किया गया है और मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर जोड़ा गया और मौलिक कर्तव्यों के विचार को रूसी संविधान से लिया गया है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान किसे कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है क्योंकि ये संविधान में सबसे व्यापक परिवर्तन वाला संशोधन था। अगला प्रश्न है, कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता कौन करता है? तो कैबिनेट यानी मंत्रिपरिषद वो कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है, दादर और नगर हवेली भारत में शामिल होने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? तो सही उत्तर है पुर्तगाल के। दादरा और नगर हवेली को 11 अगस्त 1961 वर्ष याद रखिएगा 1961 में भारत में शामिल किया गया। ये भारत के संविधान के 10वें संशोधन के जरिए संघ राज्य क्षेत्र बना था और 1779 पर दादरा नगर हवेली पर मराठाओं का शासन था। 1785 में पुर्तगालियों ने दादरा को खरीद लिया और इसे पुर्तगाली भारत का हिस्सा बना दिया। 1818 में तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में मराठा साम्राज्य अंग्रेजों से हार गया और पुर्तगालियों ने दादरा और नगर हवेली पर कब्जा कर लिया। 1954 में दादरा और नगर हवेली को पुर्तगाली शासन से आज़ादी मिली थी। अगला प्रश्न है, सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत संघ में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया? तो ये था 36वां संविधान संशोधन वर्ष 1975। याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाने के लिए संविधान में 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 पारित किया गया। इसके तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना और 26 अप्रैल 1975 से पूर्व ये भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया था। तो याद रखिएगा 26 अप्रैल 1975 से ये भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना और आप जान लीजिए कि 1974 में सिक्किम से संबंधित एक अन्य 35वां संशोधन किया गया था, जिसके जरिए सिक्किम को भारत का सहयोगी राज्य या सह राज्य बनाया गया था। अगला है, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, जिन विषयों पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं वे किस सूची में उल्लिखित होते हैं? तो वो संविधान की समवर्ती सूची में उल्लिखित होते हैं, लेकिन दोनों कानूनों में कोई विवाद होने पर केंद्र का कानून ही मान्य होता है। अगला प्रश्न है, वित्त विधेयक संसद के केवल किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो सही उत्तर केवल और केवल लोकसभा में। अगले प्रश्न पर आते हैं, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो आप जानते हैं राष्ट्रपति, और ये है आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 के तहत आप जान लीजिए कि भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। संविधान में ये व्यवस्था है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के अनुपस्थित होने पर लोकसभा उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं और अगर लोकसभा उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हों तो राज्यसभा के उपसभापति इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो और एक और कंडीशन बनता है कि इन सभी की अनुपस्थिति में अगर कोई बैठक होती है संयुक्त बैठक, तो कोई भी संसद सदस्य दोनों सदनों की सर्वसम्मत से बैठक की अध्यक्षता कर सकता है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो आप जानते हैं संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं?
तो लोकसभा के स्पीकर संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं और इसको बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। और आप जान लीजिए, लोकसभा स्पीकर की अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष जो होते हैं वो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिषेध और उत्प्रेषण अभिलेख या रिट किसके संदर्भ में जारी किए जाते हैं? तो ये न्यायिक प्राधिकारियों के संदर्भ में प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट जारी किए जाते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख लीजिए कि जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर गैर कानूनी तरीके से बना रहता है तो उसके विरुद्ध कौन सा रिट न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो ये है अधिकार परीक्षा या क्यो वारंटो रिट। याद कर लीजिए, जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर गैर कानूनी तरीके से बना रहता है तो उसके विरुद्ध अधिकार परीक्षा रिट जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं देने का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के अनुच्छेद 20 में एक ही व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं देने का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो सही उत्तर है, संविधान में 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। हालांकि मूल संविधान में जब मूल कर्तव्य संविधान में शामिल हुए तब केवल 10 मूल कर्तव्य थे और आप जान लीजिए 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक अन्य मूल कर्तव्य को इसमें शामिल किया गया और अब मूल कर्तव्यों की संख्या जो है 11 हो गई है। अगला है, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? तो याद रखिएगा, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 6 साल या 65 वर्ष की आयु पूरे होने पर जो भी पहले हो सेवानिवृत्त हो जाते हैं या फिर वे किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकते हैं। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनका कार्यकाल 6 साल होता है और सीएजी को राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर हटा सकते हैं और सीएजी को महाभियोग की कार्रवाई द्वारा भी पद छोड़ना पड़ सकता है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्रमशः कितनी हो सकती है? तो सही उत्तर है 550 और 250। लोकसभा में पहले जो है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के पहले लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए सीटों की समाप्ति की समय सीमा 70 साल से बढ़ाकर 80 कर दी गई थी और इसी के साथ लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को हटा दिया गया और संविधान द्वारा सदन की अधिकतम सदस्य संख्या अब जो है लोकसभा में 550 और राज्यसभा में 250 है। अगला प्रश्न है, संविधान में राज्य द्वारा किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है? तो ये है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। देखिए, संविधान में राज्य द्वारा 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो उत्तर है राज्यपाल की अनुमति के बिना। राज्यपाल की अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो ये था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन है? तो ये है अनुच्छेद 149। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के कर्तव्य और शक्तियां संविधान के अनुच्छेद 149 में बताए गए हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 148 में सीएजी की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तें बताई गई हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो सही उत्तर है जर्मनी के वाइमर संविधान से जो है आपात उपबंध लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो सही उत्तर भारत की जनता में। भारत में जो शासन की सर्वोच्च सत्ता है या जो प्राधिकार है ये भारत की जनता में निहित है और प्रतिनिधियों को जो शासन करने का अधिकार मिलता है वो भारत की जनता से ही मिलता है।
अगला प्रश्न है संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त गणतंत्र या रिपब्लिक शब्द का तात्पर्य क्या है। तो यहाँ पर रिपब्लिक का तात्पर्य ये है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष जो है वो वंशानुगत न होकर निर्वाचित होगा। अगला प्रश्न है संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, याद रखिएगा। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। तो ये है अनुच्छेद 368 और ये संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन का जो है अधिकार दिया गया है, संविधान संशोधन का प्रावधान। इस भाग में एकमात्र अनुच्छेद 368 है और ये अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया बताता है। अगला प्रश्न देखिए महत्वपूर्ण है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था। तो ये था 26 अक्टूबर 1962। 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के दौरान भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। ये 10 जनवरी 1968 तक रहा। भारत में आपातकाल की घोषणा 3 बार की गई है। 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 के बीच भारत चीन युद्ध के दौरान, 3 से 17 दिसंबर 1971 के बीच भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान और 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच आंतरिक अशांति के कारण। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से पूर्व किसके साथ विचार विमर्श करना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। तो सही उत्तर है भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। तो केंद्रीय कैबिनेट राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करती है। अगला प्रश्न है प्रत्येक सदन का सत्रावसान कौन करता है। तो अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक सदन का सत्रावसान करते हैं। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, आपको बताना है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आप जानते हैं कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और आप जानते हैं कि राज्यसभा के पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति ही पहले राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो वर्ष 1956 में और ये अधिनियम भारत को प्रशासनिक दृष्टि से गठित करने का अहम प्रयास था। भारतीय संसद ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 21 अगस्त 1956 को पारित किया था। इसके जरिए देश में नए राज्य बने और कुछ राज्यों की सीमाएं परिवर्तित की गई थी। अगला प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है, इसका अर्थ क्या होता है। तो आप जान लीजिए जुडिशियल रिव्यू विधायिका यानी संसद या विधानमंडलों द्वारा पारित किसी अधिनियम अथवा उसके किसी भाग की संवैधानिकता पर निर्णय देने की शक्ति है। और जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय इन कानूनों की वैधता की जांच करता है और जिस सीमा तक ये अवैध पाए जाते हैं उसको समाप्त कर देता है या उसमें संशोधन करता है। अगला प्रश्न है किस वाद के निर्णय में कहा गया है कि पंथ निरपेक्षता तथा संघवाद भारतीय संविधान का मूल लक्षण है। तो ये केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद 1973 यानी 1973 का है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया था। इस मामले की सुनवाई 68 दिनों तक चली थी और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की संवैधानिक पीठ ने सुनवाई की थी। इस फैसले से संविधान की मूल संरचना या मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट आया था और इस फैसले से संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने के लिए पूर्ण विधायी अधिकार का रास्ता साफ हुआ था। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादी को किसी सदन में बोलने या कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार देता है। तो ये है अनुच्छेद 88। अगला प्रश्न है लोकहित के मुकदमे की पुनः स्थापना में उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश ने निर्णायक की भूमिका का निर्वहन किया था। तो उत्तर है पी.एन. भगवती। पी.एन. भगवती के समय में जो है लोकहित के मुकदमों की जो है सुनवाई बढ़ी थी और इसमें किसी सामाजिक मुद्दे या लोकहित के मुद्दे पर कोई व्यक्ति पोस्टकार्ड के माध्यम से भी न्यायालय को संज्ञानित कर सकता था। अगला प्रश्न है संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई थी। तो उत्तर है 1976 में।
अगला प्रश्न है संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो उत्तर है जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया और संविधान सभा ने इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया था। इस प्रस्ताव को उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया और ये प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बना था। अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो ये था 61वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो ये है अनुच्छेद 61 के तहत। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना की संस्तुति पर संविधान सभा का गठन किया गया था। आसान सा प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट की व्यवस्था की गई है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की और कौन सी रीटें या अभिलेख जारी किया जा सकता है? तो ये रीटें 5 प्रकार की हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय नागरिकों को कितने और कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो आप जानते हैं 6 मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो आप जानते हैं कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11 है। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई? तो ये वर्ष है 1861। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1 जुलाई 1862 को, बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना 14 अगस्त 1962 को, मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 26 जून 1862 को हुई और ये भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत इन तीनों उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है भारत के नियंत्रक और महालेखाकार की टिप्पणियों पर कार्रवाई करने का अंतिम उत्तरदायित्व किसका है? तो ये राष्ट्रपति का है। किसी राज्य के विधान परिषद को किस प्रकार समाप्त अथवा स्थापित किया जा सकता है आपको बताना है। तो सही उत्तर है उस राज्य की विधानसभा द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित करने के पश्चात संसद द्वारा किसी राज्य विधान परिषद को समाप्त अथवा स्थापित किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान के लिए आयोजित परीक्षाओं में भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया। प्रश्नों को हल करते समय या उत्तर बताते समय हमने उनकी व्याख्या भी की ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और कुछ नए तथ्यों को जान सकें। ये वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।